हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माइसेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है, कुछ दिन पहले एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था एंड वहां पे अच्छा खासा वैकेंसी था, मोर देन 5000। एंड नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का डेट है वो टेंटेटिव डेट है नवंबर। अगर मैं आज से काउंटिंग करूं तो आपके पास मिनिमम 50 डेज है प्रिपरेशन के लिए। तो ये 50 डेज में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो, आप ही लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली ऑन ये जो लास्ट 50 डेज होगा, इसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। उसके साथ साथ ये 50 डेज का आपका डेली रूटीन, प्रॉपर स्टडी प्लान, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ कट ऑफ एनालिसिस करेंगे लास्ट 3 इयर्स का, 19, 20 एंड 21 में कट ऑफ क्या था एंड उस बेसिस पे हम लोग ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट, मतलब अगर आप मॉक दे रहे हो तो आपका कितना मार्क्स आने से अच्छा है आपका प्रिपरेशन, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड ये चीज टोटली बिगिनर के लिए कि मॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई क्लर्क में जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट है, वो एग्जाम में 3 सेक्शन होता है, इंग्लिश, रिक्वायर्ड एंड रीजनिंग। एंड एसबीआई में और एक एडवांटेज क्या है, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। अदर्स आईबीपीएस एग्जाम में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है, लेकिन एसबीआई में आपका एग्रीगेट कट ऑफ होता है। तीनों सेक्शन को मार्क्स जोड़ने के बाद ही कट ऑफ सेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टडी प्लान डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लास्ट 2 से 3 साल में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, इंग्लिश में अगर आप लोग देखते हैं तो इंग्लिश में अगर मैं बोलूं आरसी से 8 मार्क्स एवरेज अगर आता है, इरोड डिडक्शन से 4 to 5 मार्क्स। देखिए, यहां पे जो सारा टॉपिक है वो एक साथ में नहीं बोल रहा हूं मैं, लास्ट 2-3 साल में जितना शिफ्ट हुआ वो उतना शिफ्ट का सब टॉपिक जो मिला मुझे, वही टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में इरोड डिडक्शन नहीं भी आके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है या फेज रिप्लेसमेंट आ सकता है, दिस टाइप। अगर मान लीजिए पैराजम्बल नहीं आके रीअरेंजमेंट आ सकता है, क्लोज टेस्ट नहीं आके पैराफिलर भी आ सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हो गया इंग्लिश का। इरोड डिडक्शन आता है तो हम लोग 4 से 5 लेके चलेंगे। उसके बाद पैराजम्बल अगर आता है तो 5 हम लोग लेके चलेंगे। अगर क्लोज टेस्ट आता है तो 5 to 6 मार्क्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट 4 to 5 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग 4 पकड़ेंगे। वर्ड स्वीप में मान लीजिए 4 मार्क्स हम लोग ने पकड़ लिया एंड पैराफिलर में भी अगर आता है तो हम लोग ने वहां पे 4 मार्क्स पकड़ लेना है। ठीक है, यही आने का चांसेस है। मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन टॉपिक इसी से ही आने का चांसेस है। अगर मैं क्वांट का बात बोलूं, देखिए क्वांट का बात अगर मैं बोलूं, सिंप्लीफिकेशन में 15 मार्क्स आता है तो आपको अप्रोक्सीमेशन देखने को नहीं मिलेगा। एंड नंबर सीरीज एंड क्वाड्रिक में एनी वन आपको देखने को मिलेगा, या क्वाड्रिक हो सकता है, ये नंबर सीरीज हो सकता है। एंड डीआई में 5 मार्क्स देखने को मिलेगा एंड अरिथमेटिक में 10 मार्क्स। इफ सिंप्लीफिकेशन का 10 होता है तो नंबर सीरीज भी देखने को मिल सकता है, क्वाड्रिक भी देखने को मिल सकता है। अगर एक्सट्रीम केस में क्या होगा कि सिंप्लीफिकेशन में 10, नंबर सीरीज में 5, 15 आ गया एंड डीआई में 2 या अरिथमेटिक में 15, या डीआई 2 आ गया या अरिथमेटिक 10 आ गया, ये भी हो सकता है। ये सीक्वेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, यही होने का चांसेस होगा, तो हम लोग यही लेके चलेंगे, यही आने का चांसेस है। इसी के ऊपर बेस करके हम लोग का स्टडी प्लान बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर अगर मैं रीजनिंग का बात बोलूं, रीजनिंग का, तो रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से मोर देन 15 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभी आपका सिलॉक्स, पहले तो सिलॉक्स 5 मार्क्स का था, अभी 3 मार्क्स का। इनइक्वालिटी 3 मार्क्स का। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 से 3 मार्क्स। ब्लड रिलेशन, देखिए अगर डायरेक्शन आ रहा है तो ब्लड रिलेशन आने का चांसेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी 2 से 3 मार्क्स, ये भी 2 से 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है तो वर्ड बेस सीरीज आपका नहीं आएगा, तो ये 5 मार्क्स का देखने को मिलता है। मिसलिनियस 1 या 2 देखने को मिलता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन अगर एंड डिस्टेंस अगर आ जाता है तो ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग आने का चांसेस रहता है। तो इसी के ऊपर बेस करके आपका हम लोग
स्टडी प्लान हम लोगों का बनाएंगे और इसी में से ही क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी हो, इसी में से क्वेश्चन देखा गया है, इससे अलग देखा नहीं गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये लास्ट जो 50 डेज में है, तो इसमें आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह आप टॉपिक वाइज चीजों को ले। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्वांट से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्वांट से देखिए, क्वांट में क्या होता है ना, एक होता है स्पीड मैथ, जहां पे आपका स्पीड होना चाहिए, एंड अगर वहां पे आपका स्पीड होता है विथ एक्यूरेसी, तो आप वहां पे मतलब क्विकली अच्छा खासा मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जो स्पीड मैथ होता है ना, यहां पे जो स्पीड मैथ होता है वो होगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रिक। यहां पे हम 20 मान के चलते हैं, तो इसमें आपका स्पीड इंक्रीज करना होगा। तो कैसे? ठीक है, मैं बोलूंगा डेली सिंप्लीफिकेशन, डेली 20 to 25 सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट कीजिए, 20 to 25 डेली सिंप्लीफिकेशन कीजिए। एंड सबसे बड़ा बात, जितना हो सके विदाउट पेन पेपर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लर्क में उतना हाई फाई सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है। तो जितना हो सके, इफ पॉसिबल होता है तो विदाउट पेन एंड पेपर करने की कोशिश कीजिए। अगर अप्रोक्सीमेशन आप कर रहे हो, डेली 10 to 15 की करने की कोशिश कीजिए अप्रोक्सीमेशन। अगर आप नंबर सीरीज करते हो तो नंबर सीरीज भी मैं बोलूंगा 20 to 20, 15 to 20 कीजिए डेली। उसके क्वाड्रिक में बोलूंगा 10 to 15। ठीक है, ये आपको डेली करना है, ये जो चीज है ना आपको डेली करना है। एंड डेली अगर आप ये करते हो ना, तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो डीआई होगा, डीआई डेली 3 से 4 डीआई कीजिए, सेम टू सेम नहीं, अलग अलग कैसे? एक टेबुलर कीजिए, एक लाइन ग्राफ कीजिए, एक बार ग्राफ कीजिए, कभी कभी कैसलेट कर लीजिए छोटा मोटा। तो इस तरह डेली 3 से 4 प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद एरिथमेटिक का मान लीजिए आपका 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स में से आपको अभी सिर्फ 3 टॉपिक ही आपको पता है फर्स्ट, एंड रिमेनिंग 7 टॉपिक आपको पता नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि डेली एक टॉपिक को लीजिए, अच्छी तरीके से उसको एनालिसिस कीजिए, उसको करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो टॉपिक करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये 7 टॉपिक्स में से आप नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 टॉपिक करने का कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स के लिए 80% आप सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकेंड आगे रीजनिंग में देखिए, तीनों सेक्शन में कुछ कुछ पार्ट होता है, वो सब लोग अटेम्प्ट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फान्यूमेरिक, वर्ड बेस्ड, मिसलेनियस, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक, अगर ये टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आता है तो मैक्सिमम बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बच्चे फंसते कहाँ पे, ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में जाके। तो मैं ये बोलूंगा डेली सिलोलिज्म को कीजिए, क्योंकि सिलोलिज्म में एग्जाम में जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बोलूंगा डेली 10 सिलोलिज्म कीजिए, इनइक्वालिटी कीजिए 10 जैसा, डायरेक्शन 2 से 3 सॉल्व कीजिए, ब्लड रिलेशन 3 से 4 सॉल्व कीजिए, अल्फा न्यूमेरिक। ये आपको इजी है। देखिए ये टॉपिक एक बार आपने सीख लिया तो उसके बाद सिर्फ स्पीड इंक्रीज करना है, तो इसको आप सकोगे करने में, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूँगा प्रॉब्लम, लेकिन मेन होगा पजल। तो पजल में से बहुत हेवी मार्क्स आ रहा है, 20 मार्क्स आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा डेली आप 4 से 5 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट ट्राई कीजिए। सेम टू सेम मत कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए, फ्लोर कीजिए, लाइन लिनियर लाइन कीजिए, उसके बाद आपका सर्कुलर कीजिए। तो यही आप लोग कीजिए 4 से 5। इसमें क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस भी बना रहेगा, प्रैक्टिस अच्छा होगा, उसके साथ साथ आपका स्पीड इंक्रीज होगा, जो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। अभी आता हूं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में मैं आपको मेन बोलूंगा आरसी कीजिए, आरसी डेली 2 से 3 आरसी दीजिए। ये आरसी मैं 2 से 3 क्यों देने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में जो मेन चीज चाहिए होता है ना, सबसे ज्यादा चाहिए तो कॉम्प्रीहेंड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका अगर आप 2 से 3 डेली देते हो ना, तो आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, उसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन लेवल भी आपका इंक्रीज होगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका अच्छा हो गया ना,
तो आप पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, उसके बाद अगर आप बोलूँ सेंटेंस फेस रिप्लेसमेंट, ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके साथ इरोड डिटेक्शन दीजिए, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, क्योंकि आपका आरसी के साथ साथ क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल सारा आपका लिंक है। तो अगर आप उनको अच्छा करते हो ना, ये सारा भी आपका अच्छा हो जाएगा। पैराफिलर के लिए आपका वोकैब थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा एंड थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन लेवल आपका अच्छा करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के लिए भी आपका वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये सारा किस तरह आपको स्टडी प्लान मैंने बता दिया कि किस तरह डे वाइज आपका जो प्लान होना चाहिए इस तरह होना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ 19 का है, 20 का है, 21 का है। अभी आप लोग बोलेंगे सर जो कट ऑफ है डे बाय डे बढ़ क्यों रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है? देखिए इसका रीजन कुछ है, ये रीजन आप लोगों को जानना पड़ेगा। फर्स्ट रीजन ये होता है कि जो एसबीआई होता है ना, एसबीआई मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट होता है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट आरआरबी में जॉब करता है ना, तो वो भी एसबीआई के लिए अप्लाई करता है एंड अगर उनको एसबीआई में नौकरी मिलता है तो वो आरआरबी को क्विट करके एसबीआई शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड, अगर सेम अगर बोलूं कोई अगर किसी को आईबीपीएस में मिलता है ना, तो वो भी बंदा एसबीआई के लिए अप्लाई करता है। इसीलिए एसबीआई का कंपटीशन ज्यादा होता है, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, अभी जो लास्ट 2 से 3 साल में देखा गया है कि एग्जाम का जो लेवल है ना वो थोड़ा डाउन हो रहा है। तो इसका मेन रीजन है कि स्पीड चाहिए, आपको स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कट ऑफ से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए अगर मैं मिनिमम कट ऑफ बोलूं, आसाम 2019 का आसाम का था 51.25, अगर पंजाब का मैं बोलूं 71.5। अगर कोई स्टूडेंट का, अगर कोई भी स्टूडेंट का अगर अटेम्प्ट 75 है एंड उनका एक्यूरेसी अच्छा है मोर देन 95, तो अगर वो पंजाब का भी हो तभी भी उनका क्लियर होने का चांसेस है एंड अदर स्टेट होने का भी, अदर स्टेट भी अगर होता है तभी भी क्लियर होने का चांसेस है। यही चीज अगर मैं 2020 का बात बोलूं, मिनिमम कट ऑफ देखिए 56 हो गया। मिनिमम जो कट ऑफ था 2020 का गुजरात का था 56.25, यहाँ पे 51.25 था, ठीक है। एंड मैक्सिमम पंजाब का था 77.50, देखिए यहाँ पे 71, यहाँ पे 77। बच्चा अगर 80 प्लस अटेम्प्ट करता है एंड उनका अगर एक्यूरेसी 95% प्लस है, देन उनका क्लियर होने का चांसेस होता 100% होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर सेम चीज अगर मैं बोलूं 2021 का गुजरात का ही था मिनिमम 64, देखिए यहाँ 56 से 64 हो गया एंड यहाँ पे 77 से 83 दिल्ली का है 83, मींस आपका 85 प्लस उनको अगर अटेम्प्ट है और उनका अगर एक्यूरेसी 95% है तो वो दिल्ली से क्लियर करने का चांसेस होगा। तो ये होता है मैक्सिमम अटेम्प्ट। मैं ये जो आपको बोल रहा हूं ना, अगर आपका 75 प्लस अटेम्प्ट है, 95% 75 प्लस अटेम्प्ट है एंड आपका एक्यूरेसी 95% प्लस है, तो ये मैक्सिमम अटेम्प्ट अगर आपका है तो आप कोई भी स्टेट हो आपको क्लियर होने का चांसेस रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे तो सेपरेट स्टेट का तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं एक ओवरऑल एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं मैक्सिमम को लेकर चल रहा हूँ। तो इस बार उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपका अगर स्पीड टेस्ट में 80 to 90 मार्क्स अगर आ रहा है ना, अगर 80 प्लस आ रहा है, 80 to 90 नहीं बोल, 80 प्लस अगर आ रहा है, 80 प्लस अगर आपका आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मी आपका सही है। क्योंकि देखिए अगर आप एक स्टैंडर्ड स्पीड मॉक टेस्ट अगर देते हो, अगर आप एक स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट देते हो ना, तो वो एग्जाम लेवल से थोड़ा अप ही होता है मेरे हिसाब से, एंड एग्जाम में आपको उस पर थोड़ा सा बिलो ही मिलेगा अगर आप स्टैंडर्ड देते हो तो, ठीक है। तो ये अगर आपका 80 प्लस अगर ऑन एन एवरेज मार्क्स आ रहा है, दैट मींस आपका अच्छा खासा है। आई थिंक ये चीज आपको, आप लोग कट ऑफ का जो सिनेरियो है आपको समझ में आ गया कि आप अनसेफ अटेम्प्ट में आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट एनालिसिस करना एक मेन चीज होता है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आपका नॉलेज कितना है, वो सारा कुछ आप मॉक टेस्ट में आप रिफ्लेक्ट होगा। मॉक टेस्ट में आप उसको देख पाओगे कि आपका लेवल कैसा है, कौन सा लेवल पे चल रहे हो आप। एक चीज मैं बोलूंगा, मॉक टेस्ट में मेन जो चीज होता है ना, वो परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल आप एक मॉक मानेंगे, क्योंकि मॉक का लेवल आपको नहीं पता होता है कैसा है, तो आप जब परसेंटाइल चेक करते हो ना, तभी आपको
पता चलता है। अगर मान लीजिए आप मॉक दे रहे हो, अगर आपका परसेंटाइल 95% आ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से अच्छा है, वेरी गुड नहीं बोलूँगा, अच्छा है। इसको आप 99 ले जाने के लिए कोशिश कीजिए, 99 प्लस। अगर आपका 90 है, ऑन एन एवरेज 90 है, आपका परसेंटाइल 90% आ रहा है, तो मैं बोलूँगा उसको ठीक है, उसको इनहेंस कीजिए और भी इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। उसको 95 तक लाइए, तो 95 आने के बाद उसको 99 तक खोने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया मेन चीज। उसके बाद सेक्शन को किस तरह एनालिसिस करें। देखिए मान लीजिए आपका पहले था इंग्लिश, आपने इंग्लिश सेक्शन में दिया, 25 अटेम्प्ट किया, आपका 10 गलती हो गया। तो आप ये चीज देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो रहा है या वोकैब में गलती हो रहा है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो रहा है तो चीजों को और भी कॉम्प्रिहेंड कीजिए, रीडिंग हैबिट इंक्रीज कीजिए, रीडिंग हैबिट इंक्रीज कीजिए। उसके बाद आप सेक्शनल दीजिए, सेक्शनल क्विज। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी शुरू नहीं किया तो मैं बोलूंगा आप क्विज देना शुरू कीजिए फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम का 1 मंथ पहले से आपको मॉक देना पड़ेगा, डेली 1 या 2 मॉक आपको देना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन अभी आप क्विज दे सकते हो, क्विज एंड कभी कभी सेक्शनल भी आप दे दिया कीजिए। ये टोटली बिगिनर के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सेम अगर मैं बोलूं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में देखिए जो आपका स्पीड जो क्वेश्चन होगा, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, जैसे अल्फा न्यूमेरिक होगा, अल्फा न्यूमेरिक, सिलोजिज्म, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद जो भी है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जो भी है अदर्स, वो स्पीड, उसमें स्पीड इंक्रीज कीजिए। अगर आपको अभी वहां से अगर 15 क्वेश्चंस आ रहा है, ये 15 क्वेश्चंस में अगर आपको 7 मिनट लग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए इसको 6 मिनट में कैसे करें। आप देखिए इसको 6 मिनट में कैसे करें। अगर 7 मिनट लग रहा है तो आई थिंक ठीक ही है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन उसको 6 मिनट में हो सकता है क्या, उसको ट्राई कीजिए। अगर आपका 10 मिनट लग रहा है, ये आपका 10 मिनट लग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये 10 को किस तरह 7 किया जाए या 6 किया जाए, ठीक है। ये कोशिश कीजिए। एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मान लीजिए 4 आ रहा है तो चारों को 4 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चारों को 4 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर 4 सॉल्व नहीं हो रहा है, एटलीस्ट स्पीड मॉक टेस्ट में 3 तो सॉल्व करना ही है, मस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका होना चाहिए मॉक एनालिसिस का। अगर दे रहे हो तो 3 तो आपको सॉल्व करना ही है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे गलती हो रहा है, अगर एक सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपका नॉलेज वहां पे नहीं, तो मान लीजिए कि आपसे स्क्वायर का नहीं बनता है, तो स्क्वायर का ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो चीजों में आपका प्रॉब्लम हो रहा है वही चीजों को प्रैक्टिस कीजिए अभी, दिस इज द राइट टाइम। अगर मैं सेम क्वांट के बाद बोलूं, अगर मैं क्वांट के बाद बोलता हूं आपको, तो क्वांट में मैं बोलूंगा सिंप्लीफिकेशन, मैं तो ऑलरेडी बोला सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, ये चीजों को, ये जो चीज है ना, इसमें अपने स्पीड इंक्रीज कीजिए। इस पे आपका जो स्पीड होगा ना, वो इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका 15 to 20 क्वेश्चन आएगा। अगर 15 to 20 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए 8 to 10 मिनट्स में सॉल्व करने का। 8 to 10 मिनट्स, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो आप सॉल्व, क्योंकि एरिथमेटिक में थोड़ा टाइम लगता है, एरिथमेटिक को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डीआई में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डीआई भी हो जाता है, लेकिन एरिथमेटिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 8 मिनट में आप सॉल्व करने, 8 to 9 मिनट में आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्पीड इंक्रीज कीजिए, स्पीड, एंड इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद एरिथमेटिक, मान लीजिए आपने आज कुछ एक नया टॉपिक सीखा है एरिथमेटिक का, अगर उसी का बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्व कर पाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा, अगर जो आपका नॉन टॉपिक है, जिसके में आपका ऑलरेडी नॉलेज है, अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको तो सॉल्व करना ही है।
एंड जो टॉपिक आपने नया सीखा है उसमें भी अगर क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड आप सॉल्व कर पाइएगा, एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाइएगा। यही होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। एंड एक मॉक टेस्ट देने के बाद मार्क्स मत देखिए। मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट प्री का हो, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड मतलब आप स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट यूज करते हो ना, कोई मॉक टेस्ट थोड़ा टफ दे देता है जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट पैनिक हो जाए। तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपका 100 में से 50 आ गया, तो आप तो 50 मार्क्स देख हो जाओगे यार, बोला मैंने तो बोला था कि आपको 80 आ रहा है, आपको 50 आ रहा है। तो इसी केस में आप परसेंटाइल को देखिए। परसेंटाइल अगर मान लीजिए 50 लाने के बाद अगर आपका परसेंटाइल 95% आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो अटेम्प्ट है वो अच्छा है, आपका जो मार्क्स है वो अच्छा है, बुरा नहीं है। समझ में आया आपको बात? तब आपका मार्क्स सही है। लेकिन आपको मान लीजिए आपको 80 आने का बाद भी, 100 आउट ऑफ 80 आने के बाद भी आपका परसेंटाइल 70% है, अगर आपका परसेंटाइल 70 है, 70-80, तो मैं बोलूँगा थोड़ा और जोर देना पड़ेगा आपको, अभी भी जोर देना पड़ेगा। आपका परसेंटाइल थोड़ा 90 का पार्ट लेने की कोशिश कीजिए। यही होता है मॉक को किस तरह एनालिसिस करते हैं। जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जो टॉपिक आपको नहीं आता है, वो टॉपिक को जोर दीजिए, एंड जो टॉपिक आ रहा है उसको और भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको और भी मतलब स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर उसके ऊपर क्वेश्चन है तो आप बना पाओ। ठीक है, आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो आज चीज़ों के साथ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगेन मैं बोलूँगा कि यही आप लोगों का ही चैनल है, इस तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।